चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फॉरेन वाले पेज से, वो है यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं उन्होंने चाइना और यूएस को वार्निंग दी है कि आप कोल्ड वार जैसी सिचुएशन मत पैदा करिए, इससे आप दूर रहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कोल्ड वार के बारे में बेसिक जानकारी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और फिर चालू होता है शीत युद्ध। शीत युद्ध मतलब बिना हथियार के लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसमें क्या होता है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, जो पूरा जो विश्व है ना, वो दो धड़े में बढ़ गया था। एक तरफ अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देश थे और दूसरी तरफ थे रूस को सपोर्ट करने वाले देश। ठीक है, अब देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पूरे वर्ल्ड में मात्र दो की ही पावर चले। शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ मतलब रूस और उसके जो आश्रित जितने भी देश हैं वो एक तरफ हो गए, और अमेरिका और उसके सहयोगी देश वो कौन थे, पश्चिम यूरोपीय देश, वो एक तरफ हो गए। अब इन दोनों के बीच में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन पैदा हुई, तनाव पैदा हुई, 1945 से लेकर के 1991 तक, इसी एरा को कहा जाता है शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्ति में बढ़ गया था। देखो, अब अंतर क्या था दोनों में, अमेरिका था पूंजीवादी के हिसाब से चलने वाला और रसिया था साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर चलने वाला। ठीक है, पूंजीवादी का मतलब है कि पूरा बाजार का जो कंट्रोल है, बाजार अपने हाथ में रखेगा। कौन सी वस्तु पैदा करना है, कितने में उसको बेचना है, सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर रहते हैं, व्यापारी के ऊपर रहते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा कि सरकार आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आपको फ्री में भोजन देगी, फ्री में बहुत सारी सुविधाएं देगी, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें व्यापारियों के ऊपर है, वो जितने दाम में बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं। और दूसरी थी साम्यवादी, जिसमें ज़्यादातर जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करी जाती हैं, हर चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। इसका मतलब ये है कि क्या चीज़ उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ये चीज़ें सारी जो है गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। शीत शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच डायरेक्टली बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में किया था। ठीक है, शीत युद्ध सहयोगी देशों, एलाइड कंट्रीज, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में यूके, फ्रांस शामिल थे, और रसिया और उसके जो आश्रित देश हैं, इसके बीच में चालू हुआ था। इसके अलावा यदि हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम दिया गया था उस समय जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने इसका नाम दिया था। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो गई। जब इसकी स्थापना कर रहे थे तो उस समय में 51 देश थे। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 देश ही साइन किए थे, लेकिन बाद में हस्ताक्षर करके पोलैंड 51वां संस्थापक देश बन गया था। यदि हम इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इसके टोटल वर्तमान में 193 देश हैं। 193 नंबर का देश है दक्षिणी सूडान। ठीक है, इसके अलावा कुछ और यदि हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका जो भवन है वो 17 एकड़ की ज़मीन पर 39 मंजिल वाला है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। ये हमको ध्यान में रखना है, मैनहट्टन द्वीप में बना है। इसके बाद यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे की बात करें तो देखो, इसका जो बैकग्राउंड है ना वो है हल्का नीला कलर है। आप जो देख रहे हैं ये हल्के नीले कलर से मिलकर के बना है। बीच में पड़ जाता है इसका संकेत, यूनाइटेड नेशंस का चिन्ह है। और ये जो आप देख रहे हैं दो ठो
फूल जैसी की आकृति, ये क्या है, ये है जैतून की शाखाएं हैं जो कि ऊपर की तरफ में ओपन है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ ये खुली हुई है। और बीच में आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड का मैप दर्शाया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो कामकाज तो यहाँ पर अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ भाषाएं जिनको मान्यता दी है, जैसे कि चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। चीनी, रसिया, अरबी और स्पेनिश। यदि हम इसके बजट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है, बजट पर विचार करना है, उसको अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की रहेगी। इसका नियमित बजट महासभा के द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है, हर साल नहीं किया जाता, हर दूसरे वर्ष इसको पास किया जाता। बजट महासचिव पेश करेगा। ठीक है, अब ये जो बजट रहता है इसमें अलग अलग देश अलग अलग हिसाब से पैसा देते हैं, इसी पैसा से इसका कामकाज होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, पहले नंबर पर आती है महासभा, दूसरे नंबर पर आती सुरक्षा परिषद, तीसरे नंबर पर आती है आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है, चौथे नंबर पर आती है प्रान्यास परिषद, और 5वें नंबर पर आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 6वें नंबर पर आता है सचिवालय, जिसको हम सेक्रेटरीट कहते हैं। तो महासभा, सुरक्षा परिषद, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक परिषद, चौथे नंबर पे आ गया प्रान्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 6वें नंबर पे आता है सचिवालय। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। देखो, जनरल एंटोनियो गुटरेस, ये यूएन सेक्रेटरी के चीफ हैं, इनका कहना है कि वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड की जो 2 मेजर इकोनॉमिक पावर हैं, अमेरिका और चाइना, ठीक है, इनको जो है क्लाइमेट चेंज पर कोऑपरेट करना चाहिए। इसी के अलावा जो ट्रेड है दोनों के बीच में वो बढ़िया हो सके, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो सके। इसके अलावा जो पॉलिटिकल वाले जो रिश्ते हैं, ठीक है, उनमें भी दरारें हमको देखने को मिलती हैं, तो इन सारी चीज़ों में हमको सुधार है। ठीक है, अब पॉलिटिकल फीचर क्या 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 हो गए, ह्यूमन राइट को लेकर के बात बोली जाती है, इकोनॉमिक्स के रिलेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन सिक्योरिटी, सोवरेनिटी इन द साउथ चाइना सी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके चलते चलते ना इन दोनों देशों में टेंशन है। अनफॉर्चुनेटली टुडे वी ओनली हैव कन्फ्रंटेशन, और आज के समय में क्या हो गया है, केवल और केवल आमना सामना ही कर रहे हैं ये दोनों देश। वी नीड टू इस्टेब्लिश ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू पावर्स, ऐसा इनका कहना है। Essential to address the problems of vaccination, the problem of climate change and many other global challenges that cannot be solved without construction relation within the international community and mainly among the superpower। अब जब ये देश आपस में अपने रिश्ते पर ही ध्यान दे रहे हैं, तो ये पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो कैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ सकता है। ठीक है, पूरे विश्व को कैसे वैक्सीन फ्री में मुहैया कराई जा सकती है। यदि हम आपस में ही 2 पावर लड़ती रहेंगी तो जो गरीब कंट्री है उनका क्या होगा। इसके अलावा देखो, 2 राइवल जियोपॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज वुड पोज डेंजर एंड डिवाइड द वर्ल्ड, फिर से खतरा होगा और फिर से जो विश्व है 2 भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, thus he said the foundering relationship must be repaired and soon we need to avoid at all cost cold war that would be different from the past one and probably more dangerous and more difficult manage। फिर मैनेज करने इसको बहुत कठिन हो जाए, और पिछली बार से ये बहुत डेंजर रहने वाला है। इसके बाद एक और जो न्यूज़ है वो नए देश की यदि हम देखें तो वो रवांडा से है। ठीक है, रवांडा की लोकेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ल्ड में कहाँ पर स्थित है। तो रवांडा पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, और अफ्रीका में भी आप इसकी लोकेशन को देखेंगे ना तो लगभग बीच ऑफ बीच पर ये पड़ता है।
ठीक है। और जो 0 डिग्री वाली जो इक्वेटर रेखा है उसके जस्ट नीचे इसकी लोकेशन है। इसके अलावा एक बात हमको और ये याद रखना है कि जो रवांडा देश है ना वो चारों तरफ से देशों से घिरा, जमीन से घिरा हुआ, जिसको हम भू आवेष्टित क्षेत्र कहते हैं, वो है। ठीक है। अब अटलांटिक ओशियन अफ्रीका के किस तरफ पड़ता है? अटलांटिक ओशियन पड़ता है अफ्रीका के, ठीक है, पश्चिमी तरफ। दक्षिण में चले जाओगे तो आप साउदर्न ओशियन पड़ जाएगा, और यदि आप पूर्व की तरफ चले जाओगे तो इंडियन ओशियन पड़ता है। ठीक है। ऊपर तरफ आप जाते हो तो आर्कटिक ओशियन। अब जो मैप आप देख रहे हो ये मैप बताता है कि रवांडा की लोकेशन कहाँ पर है, इसके साथ साथ में कौन कौन से देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है। रवांडा के यदि आप ऊपर में जाओगे नॉर्थ की तरफ तो युगांडा के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है। और एकदम बॉर्डर में एक सिटी है क्यानिका। यदि आप जाओगे पूरब और नॉर्थ की तरफ तो तंजानिया के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है। काफ़ी लंबी बाउंड्री है ये। दूसरी बात, यदि आप दक्षिण में जाओगे रवांडा के तो बुरुंडी पड़ेगा, और कांगो, कांगो के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है। नॉर्थ से ये चालू हो रही, इस प्रकार से ये जो झील है लेक किवी से होते हुए जा रही है, और ये यहाँ तक कॉन्गो के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब चूंकि जो है रवांडा अफ्रीका में आता है, इसलिए हम अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड मैप की जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है। आप देख रहे हो ये वाला जो हिस्सा है वो अफ्रीका महाद्वीप है, और ऊपर आप देख रहे हैं यूरोप महाद्वीप है। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको हम कहते हैं जिब्राल्टर की जल संधि। ठीक है। एक यही वाटर के माध्यम से ये दोनों देश आपस में अलग होते हैं। ठीक है। और यदि हम कुछ इम्पोर्टेंट इसकी लोकेशन को देखें तो इसके पश्चिम में पड़ता है अटलांटिक ओशियन, और पूरब में पड़ता है इंडियन ओशियन। ठीक है। और एक ख़ास बात इसकी ये है कि जो 0 डिग्री वाली इक्वेटर है एक बार इसको काट रही है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इसको काटती है। ठीक है। इसके अलावा में जो तीसरी जो रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भी इसको, इससे होकर के गुजरती, मतलब एक साथ तीनों रेखाएं यहाँ से होकर के गुजरती हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, ठीक है, ये 0 डिग्री वाली रेखा हो गई, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, तीनों रेखाएं एक साथ इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। अब एक बात ये ध्यान में रखना है कि अफ्रीका इस प्रकार से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं ऐसा पहला महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है। दूसरी बात यह है अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है वो है विक्टोरिया है, जहां से विषुवत रेखा होकर के गुजरती है। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ देख लेते हैं कि होटल रवांडा के जो हीरो रहे थे इनको 25 साल की जेल की सजा प्राप्त हो गई। होटल रवांडा हीरो हु बेकेम ए गवर्नमेंट क्रिटिक, ठीक है, जो कि सरकार का सब आलोचक रहा, वाज सेंटेंस्ड ऑन मंडे टू 25 ईयर्स प्रिजन ऑन टेरर चार्जेस आफ्टर व्हाट हिज सपोर्टर्स लेबल्ड ए पॉलिटिकल मोटिवेटेड शो ट्रायल। अब इसको जो लोग सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। He was convicted by a court in Kigali of forming a rebel group blamed for deadly gun, grenade and arson attacks in Rwanda in 2018 और 19। 2018-19 में जो अटैक हुआ था उन्हीं के लिए इनको दोषी ठहराया गया है। क्या क्या ये रखे थे, ठीक है, ब्लेम्ड फॉर डेडली गन, ग्रेनेड एंड आर्सन अटैक इन रवांडा। He founded a terrorist organization that attacked Rwanda. He financially contributed to terrorist activities, ऐसा कोर्ट का
कहना है। फ्रंट वाले पेज से यदि हम देखें ना तो कोई वैसी खास न्यूज़ तो आई नहीं है। ठीक है, चन्नी जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाल लिया है, शपथ ग्रहण कर लिया है, इसी को लेकर ये फ्रंट पेज में न्यूज़ आई है। दूसरी जो न्यूज़ है हम स्मॉग टावर से रिलेटेड देखने वाले हैं। कुछ समय पहले हम 2020 की बात कर रहे हैं, 3 जनवरी 2020 को। ठीक है, शुक्रवार 3 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाजपत नगर में एक प्रोटोटाइप एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन किसने कहा था? भाजपा के जो सांसद है गौतम गंभीर ने। अब ये जो टावर था लाजपत नगर के ट्रेडर्स एसोसिएशन और गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मिलकर लगवाया था। इस स्मॉग टावर की हाइट थी 20 फीट और इस स्मॉग टावर की लागत थी 7 लाख रुपया। अब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को कहा था कि आप एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए स्मॉग टावर लगाइए। दिल्ली सरकार ने भी फिर कनॉट पैलेस के सेंट्रल पार्क में एक स्मॉग टावर लगाने की योजना बनाई थी। ठीक है, और ये जो परियोजना है वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मिनेसोटा विश्वविद्यालय यूएसए के बीच सहयोग पर आधारित। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इसमें शामिल है। अब इस टावर में क्या होता है? इस टावर में स्थापित फिल्टर में एक प्रमुख घटक के रूप में कार्बन नैनो फाइबर का यूज़ किया जाता है। इसकी परिधि के साथ इसको फिट किया जाता है। 20 मीटर ऊंचा टावर हवा में मौजूद सभी आकार के कणों को अपनी ओर खींचते रहता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? टावर के टॉप में जो पंखे लगे रहते हैं उनके माध्यम से अत्यधिक मात्रा में हवा को एयर फिल्टर की तरफ खींचते हैं और दूषित वायु को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, स्मॉग टावर एक बहुत बड़ा एयर प्योरीफायर होता है, हवा को प्योर करने वाला। ये अपने आसपास से प्रदूषित हवा को लेगा, उनके कणों को सोखेगा और फिर वापस पर्यावरण में साफ हवा छोड़ता है। अब काम ये कैसे करता है? देखो, ये PM2.5 और PM10 को भी जो है एकत्र कर सकता है। यदि वर्ल्ड में हम देखें ना तो चीन के पास अपनी राजधानी बीजिंग और उत्तरी शहर सियान में 2 स्मॉग टावर लगे हैं। सियान का टावर दुनिया का सबसे बड़ा है और ठीक है, इसने अपने आसपास के क्षेत्र में लगभग 6 वर्ग किलोमीटर एरिया के क्षेत्र में PM2.5 को 90% तक कम किया है। जब उसको लॉन्च किया गया था ना तो 100 मीटर इसकी ऊंचाई थी, मतलब 328 फीट। और जो बीजिंग में लगाया गया टावर है, डच कलाकार डैन रूजगार्ड द्वारा इसको बनाया गया था। ये टावर शुद्धिकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन कचरे को रत्नों में परिवर्तित करने में सक्षम है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम वो देखने वाले हैं एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, खेतों में जो किसान पराली जलाते हैं उससे कई प्रकार के नुकसान होते हैं। ठीक है, पराली आप समझते हैं ना किसको कहते हैं? गेहूँ हो गई, धान हो गई और भी जो अन्य खड़ी फसलें रहते हैं उनके डंठल बच जाते हैं कटाई करने के बाद। हार्वेस्टर जब कटाई करती है तो काफ़ी ऊंचाई से काटती है उसको, मतलब कि ये यदि गेहूं का पौधा है सिंगल तो ये यहाँ पर इसकी बाली लगी हुई है तो ये इसको यहाँ से काटता है। जबकि पहले जब हंसिया से कटाई की जाती थी ना तो एकदम नीचे से इसकी कटाई होती थी। अब हार्वेस्टर क्या है, मिट्टी वगैरह ऊंच नीच जो रहती है ना उससे बचने के लिए ये काफ़ी हाइट से गेहूं की कटाई करती है। इसी के चलते चलते इस प्रकार से इसकी नरवाई बच जाती है जिसको स्टबल हम कहते हैं। तो इसी को किसान फिर क्या काम करता है, अगली फसल की बुआई करने से पहले उसको टाइम बहुत कम बचता है, इसी के चलते चलते अपने खेतों की उसको तैयारी करना है, जुताई करना है, तो ये स्टबल को वो लोग क्या करते हैं, जला देते हैं ताकि एक्स और भी जो घास वगैरह रहती है खरपतवार के रूप में वो सब जल जाती है और उनका जो खेत है एकदम क्लियर हो जाता है जुताई के लिए। तो पराली जलाने से क्या होता है, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं जो कि ज़रूरी हैं मृदा के लिए वो भी जलकर मर जाते हैं। ठीक है, घास तक नहीं बचती है गाय बैलों को खाने के लिए, एक नुकसान ये होता है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का।
तो इसी को लेकर कई सारे प्रयास हुए हैं, कई सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा से ऐसा करना चाहिए। तो देखो, बात यह है कि पराली के लिए, पराली ना जलाएं तो आखिर करें क्या? उसके लिए जो मशीन है वो काफ़ी कॉस्टली आ रही, इसलिए किसान उसको खरीद नहीं सकते हैं, मजबूरी में उनको जलाना पड़ता है। दूसरी बात ये है, पराली जब तक लाभ का धंधा नहीं होगा किसानों के लिए, वो लोग ये ऐसा जलाते रहेंगे। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि जो ये बच जा रहे हैं डंठल, इसके ऊपर आप क्या कर दो, डीकम्पोजर का स्प्रे कर दो। तो द दिल्ली गवर्नमेंट विल स्टार्ट स्प्रेइंग बायो डिकम्पोजर फॉर फ्री इन 4,000 एकड़ ऑफ पैडी फील्ड्स इन दिल्ली। 5 अक्टूबर से ये काम चालू हो जाएगा। टू टैकल स्टबल बर्निंग, एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय का कहना है मंडे के दिन। बायो डिकम्पोजर क्या है? एक प्रकार का सॉल्यूशन है विच इफ स्प्रेड इन फील्ड्स डीकम्पोजेज स्ट्रा। तो जो स्ट्रा है वो डीकम्पोज हो जाता है एंड स्टेबल इनटू मैन्योर। ये इसकी खास बात होती है, ठीक है। मैन्योर का मतलब होता है खाद के रूप में। द गवर्नमेंट सीज इट एज ए सॉल्यूशन टू स्टेबल बर्निंग एंड हैज आल्सो बीन अर्जिंग अदर स्टेट टू एडॉप्ट इट। इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया है सरस्वती को एक अवार्ड से, ठीक है, जिसको नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड कहा जाता है 2020। तो इसके बारे में यदि आपको डिटेल में देखना है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया हूँ, उसको आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और एक आर्टिकल है जिसको आप ज़रूर पढ़ें यदि आपके पास टाइम मिलता है, नहीं तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना लूँगा। वेस्टर्न घाट ऑफर मेजर एडिक्शन टू फ्लोरा। वेस्टर्न घाट क्या है, न्यूज़ में ये क्यों आया है, आज कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, और नहीं तो मैं भी इस पर वीडियो बनाऊँगा।